नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जिसके मुताबिक चाइना अपने जाल में कुछ फंसता जा रहा है। जो डेट ट्रैप पॉलिसी थी चाइना की, वो बूमरैंग कर रही है, क्योंकि कोविड के बाद एंड पोस्ट कोविड वर्ल्ड में रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद बढ़ते हुए गैस के प्राइसेस, तेल के प्राइसेस, उधर से यूएस अपने इकोनॉमी को इस प्रकार से मॉडिफाई कर रहा है कि डॉलर बिल्कुल मजबूत होती जा रही है। इन बदलती हुई परिस्थिति में चाइना कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस के थ्रू गुजर रहा है, और ये जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी थी, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थी, अब वो वापस बूमरैंग कर रही है। बूमरैंग क्या होता है दोस्तों? जैसे फेंका, वापस छिटक के पीछे की तरफ खुद को उसी का वार हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है चाइना के लिए? लोन टेकिंग कंट्रीज जिन्होंने लोन लिया था, उनके साथ क्या हो रहा है? और अब चाइना कैसे बदल रहा है अपनी पॉलिसीज? इस बदलते हुए वक्त में क्या BRI 2.0 की जरूरत है? तो वो क्या BRI 2.0 बदलती हुई दिख रही है? वो भी हमें देखने मिलेगी। और साथ ही साथ हम आज चर्चा करेंगे कि BRI का फ्यूचर क्या है। तो क्या होने वाला है? क्या BRI बंद कर देंगे वो? क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब चाइना करे तो करे क्या? तो ये इस आर्टिकल का ही सार है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। इसके सिवा सेम आर्टिकल अलग अलग अखबारों में इसको रीट्रेट किया गया है, छापा गया है, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। तो वो सब मिला जुला के क्रिस्प तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपको लग रहा है मैं तेज नहीं बोल रहा, धीरे बोल रहा हूं, तो आप इस वीडियो को 1.5x पर जरूर देखिएगा। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो पेरिस क्लब की बात हो रही है, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है, देख लीजिए। एंड क्या सही है आपसे वो पूछा गया है, उसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब आई एम प्रीटी श्योर आपको सवाल के अंत तक, लेक्चर के अंत तक मिल जाएगा, और मैं भी दे दूंगा। एंड आप चाहें तो आप भी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में अभी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंत तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से समझें जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी बूमरैंग कर रही है। कई लोन्स दिए थे इमर्जिंग कंट्रीज को, और वो सब इमर्जिंग कंट्रीज जो भी थी, वो सारी इकोनॉमीज अब ट्रबल फेस कर रही है, रीपे नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रखा है, इकोनॉमी पूरी की पूरी वर्ल्ड ओवर स्लो डाउन कर रही है। 60% ऑफ चाइना की जो ओवरसीज लोन है आज के वक्त में, ये उन देशों के पास हैं, वो देश जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, जैसे श्रीलंका। एंड अगर आप देखें तो 2010 में वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट का कहना है ये नंबर 5% से भी कम था। तो 5% से 60% लोन आज के टाइम में उन देशों के पास है जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका बन चुके हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। तो चाइना ऑब्वियसली इतने बड़े देशों का अगर लेंडर है, तो अगर वो इकोनॉमीज लौटा नहीं पाएगी लोन, तो चाइना के लिए भी समस्या है। तो यहां पर अगर आप देखें, चाइना ने BRI लेकर के आए थे इस पर्पज से कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नया मार्केट बनाएंगे, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं सैचुरेशन की तरफ जा रहा था। तो स्टील आउटपुट को लेकर सीमेंट बन रही है, तो ये डिमांड उन्होंने ग्लोबल मार्केट में क्रिएट करने के लिए BRI प्रोग्राम लेकर के आए थे। पर अब वही कंट्रीज जब स्टॉल कर रहे हैं, तो चाइनीज इकोनॉमी भी साथ में स्टॉल कर रही है। तो अगर आप देखें तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ, यूएस की डॉलर की वैल्यू तेजी से बढ़ी है। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो कंट्रीज अपना डेट ऑब्लिगेशन मीट करने में बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं, और चाइना भी इस वजह से अपने प्रॉब्लमेटिक लोन्स की जो उनकी समस्या है वो तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। चाइना ने अब तक $1 ट्रिलियन स्पेंड किए हैं एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में अपने BRI प्रोग्राम के तहत। एंड अगर आप देखें तो चाइना ने जो 1 ट्रिलियन इन लोन्स दिए हैं, ये 150 कंट्रीज को मिले हैं, इक्वाडोर से लेके अंगोला तक। एंड इसमें अगर आप देखें तो आज चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिशियल क्रेडिटर यानी उधार देने वाला देश उभर कर सामने आया है। ये डेटा आप देख सकते हैं यहां पर। तो लेंडिंग स्प्री की बात हो रही है। BRI प्रोग्राम जब से लॉन्च हुआ है 2013 में, आप देखें चाइना का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग G7 कंट्रीज को भी सरपास कर चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 2000 से लेकर 2012 तक में एनुअल एवरेज बिलियन लोन्स कितने दिए थे, तो ये आप देखो तो कुछ 30 बिलियन लोन था। वहीं अगर आप 2013 से 2017 में देखो तो ये 80 बिलियन पार हो चुका था। एनुअल एवरेज लोन की बात हो रही है। हर साल 80-90 बिलियन डॉलर चाइना ने ग्लोबल इकोनॉमी में अलग अलग देशों में पंप किया है इन फॉर्म ऑफ लोन। ये अगर यूएस की बात करें तो आप देख सकते हैं उनका कुछ 25-30-35 बिलियन के आसपास था, जापान का 25 बिलियन, जर्मनी का 25 बिलियन, और अन्य देशों का आप देख सकते हैं। इन सब का जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है उससे ज्यादा अकेले चाइना ने लोन्स दिए हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रेडिटर बनकर उभरा है।
अब सवाल उठता है वो लोन टेकिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है उनका क्या। दोस्तों वो सब ऑलरेडी स्लो डाउन कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, हाई इन्फ्लेशन दुनिया गुजर रही है उससे, पैंडेमिक ईयर्स के बाद पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड की अलग चैलेंजेस थी। तो इन देशों के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो लोन लिया था उसको चुकाना तो उन देशों के लिए वो लास्ट प्रायोरिटी है आज के वक्त में। उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे हेडेक हैं अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए, चाइना को लोन देना तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी है। चाइना भी इस वजह से एक हार्ड लेसन लर्न कर रहा है। जब उसने अपना मनी डंप किया इन देशों में, उसको यह अंदेशा नहीं था कि ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी भी देखने मिलेगी। एंड ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन दिए गए थे और क्वेश्चनेबल पेनल्टीज लगा दिए गए थे कि अगर लोन नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी लैंड प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे नॉन रिपेमेंट के केस में। अब अगर आप देखें तो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लोन चाइना के इस प्रकार के आप देखें तो सार हो चुके हैं, यानी वो लोन्स कहीं ना कहीं डंप हो चुके हैं जिसमें रिटर्न्स नहीं आने वाले हैं। कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं, जो काम अब अधूरा अटक गया है, काम आगे नहीं बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं चाइना जब अपने पेनल्टी की तरफ जाता है, जैसे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर लेगा तो देश चलाने लगते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, चाइना से बच के रहो बच के रहो, जिससे बीजिंग बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड भी हो रहा है। तो अब चाइना क्या करे इस बदलते हुए वक्त में। दोस्तों चाइना रिफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले चाइनीज बैंक सब ओपन अप हो रहे हैं। पहले तो वो लॉसेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ लोन दिया है तो कुछ लॉस हो सकता है। डेट को रीनेगोशिएट करने के लिए भी तैयार है कि हाँ चलो तुम्हारे जो लोन का टेन्योर है वो बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से रीनेगोशिएट कर रहे हैं। प्रीवियसली देवर अनविलिंग, तैयार ही नहीं थे ये सारी चीजों को करने के लिए। चाइनीज बैंक सब देखें तो अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर जब लेंडिंग कर रहे हैं तो वो लो इनकम कंट्रीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी लोन दिए गए हैं उसी को क्लीन अप करें, नया लोन अवॉइड कर रहे हैं स्पेशली लो इनकम कंट्रीज में। बीजिंग ने भी अपना लॉन्ग स्टैंडिंग रेजिस्टेंस था उनका कि हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम ही नहीं करेंगे, जैसे पेरिस क्लब। पेरिस क्लब दोस्तों लार्ज सोवरेन क्रेडिटर्स का एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसमें यूएस, जापान, फ्रांस है। इसके सिवा आप देखो तो 22 अन्य देश और हैं। ये सारा आप देश कौन कौन से हैं आप ये लिस्ट में देख सकते हैं। इसमें भारत है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पर्पस क्या है इस ग्रुपिंग का कि जो सोवरेन क्रेडिटर्स हैं वो एक दूसरे को मदद करें कि किस प्रकार से पॉलिसीज बनाई जाए व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे जब सवाल का जवाब देखने वाले हैं। वैसे ही G20 कंट्रीज के साथ भी अब चाइना क्लोजली आप देखो तो कोऑपरेट कर रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेट रिलीफ इन सम कंट्रीज। देखिए अफ्रीका में कई कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें फ्रांस की बहुत पकड़ है, कहीं पे यूके की पकड़ है, तो उनके साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं नए प्रकार के डेट रिलीफ को लेकर के आना चाह रहा है। इसके सिवा चाइना अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाना चाह रही है सो दैट वो अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके। एंड जो लेंडिंग भी हो रही थी बहुत ही पीनल रेट्स पर लेंडिंग हो रही थी, वो भी अब बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स पर लेंडिंग के तरफ मूव कर रहे हैं। बीजिंग इसके सिवा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जिस देश के साथ कर रहे हैं वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, हाई इंटरेस्ट रेट पे वो अफोर्ड नहीं कर सकता लोन, तो उसको आप लो मार्केट इंटरेस्ट रेट पे देंगे तो ही उसके लिए वो सस्टेनेबल होगा। वैसे ही बीजिंग अगर आप देखें तो अब मोर ओपन है मल्टीलैटरल एजेंसीज लाइक अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ काम करने के लिए। यहीं पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट है, ये देखिए चाइना फ्रांस को चेयर करेगा जाम्बिया के डेट टॉक्स को। तो आप देख रहे हैं कैसे चाइना फ्रांस एक साथ सामने उभर कर आए हैं। तो जाम्बिया मॉडल उनके लिए एक ट्रायल मॉडल था जो कि अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है, तो इसी को अब ग्लोबल स्टेज पे अन्य देशों के साथ भी इंप्लीमेंट करेंगे। पहले तो चाइना इस प्रकार से अन्य देशों को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब देखें तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग टॉक्स में जाम्बिया मॉडल सक्सेसफुल दिख रहा है, तो इसको अन्य देशों में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अब यहां से सवाल उठता है बीआरआई का फ्यूचर कैसा है? क्या बीआरआई बंद कर दिया जाएगा? इतने चैलेंजेस हैं। तो दोस्तों देखिए ये हाईली अनलाइकली है। बेल्ट एंड रोड पर फुल रिट्रीट नहीं होने वाला। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ये पेट प्रोजेक्ट है एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के इमेज के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब लॉन्च किया गया था तो उन्होंने कहा था ये प्रोजेक्ट 21वीं सदी को डिफाइन करने वाला है, तो ऑब्वियसली इसको पीछे तो लेते हुए वो नहीं दिख रहे। वो भी तब जब थर्ड टर्म होने वाला है कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्क्लेव का, जो कि इसी साल शेड्यूल्ड है, जिसमें प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का थर्ड टर्म बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रहेंगे
तो बीआरआई भी रहेगा। एंड अफवाहों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर देते हैं तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग लगता है रहने वाले हैं, थर्ड टर्म भी लेकर के जाएंगे, तो इसलिए बीआरआई तो रहने वाला है। लेकिन ऐसी बातें चल रही कि अब मोर कॉन्जर्वेटिव बीआरआई उभरता हुआ दिखेगा, बीआरआई 2.0 देखने मिलेगा, जिसमें आप अगर देखें तो नए प्रोजेक्ट्स का रिग्रेस इवैल्यूएशन होगा उसको अप्रूवल देने के पहले, एंड फ्यूचर लोन्स भी चाइना अब पहले की तरह रेकलेस एटीट्यूड से नहीं देगा, वो भी लेस रेकलेस बिहेवियर रखने वाला है। इंटरेस्ट रेट्स भी पहले की तरह पीनल नहीं रहेंगे, कुछ कम इंटरेस्ट रेट्स पर वो लोन देने वाला है, क्योंकि याद रखिएगा एंड ऑफ द डे वो लोन्स देने के पीछे एक मेन पर्पस था चाइनीज इकोनॉमी को एनर्जाइज करने का, क्योंकि जो भी काम हो रहा था, क्योंकि चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर अब कितना बनाओगे, वो सैचुरेट कर चुका है, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे देशों में बनाना था और वो काम चाइनीज कंपनी कर रही थी, तो उनके पास अब वो काम मिलेगा, चाइनीज कंपनी करेगी, लेकिन जो लोन दूसरे देशों को मिलेगा वो कम इंटरेस्ट रेट में चाइना लगता है आने वाले दिनों में देगी। तो आज का सवाल क्या था कि इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पेरिस क्लब? दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आप देख सकते हैं इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जहां तक बात है पेरिस क्लब क्या है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर्स का, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि एक वर्केबल सोल्यूशन बनाए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेमेंट प्रॉब्लम्स, जो कि उधार देने वाले देश को फेस करना पड़ता है जब उधार लेने वाला देश उसे चुका ना पाए। तो पेरिस क्लब में 22 परमानेंट मेंबर हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वेस्ट यूरोपियन एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूएस भी है, यूके भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, एंड मोस्टली वेस्ट यूरोपियन कंट्री है, एक ब्राजील भी है, ये भी याद रखिएगा, इस पर प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। बाकी अगर आप देखो अफ्रीका से, एशिया से ज्यादा देश आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसके सिवाय टेलीग्राम चैनल यहाँ पर है जहाँ से आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आए सुपर कोचिंग, जिसमें आपको मिलते हैं इंडिया के सुपर टीचर्स। तो दोस्तों 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं, ऐसे 20 से भी ज़्यादा सुपर टीचर्स हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में अपना नाम बना चुके हैं। तो ये जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही आपको हमारे ऐप के थ्रू भी पढ़ाने वाले हैं, तो सेम कंटेंट होगा, रिकॉर्डेड भी है, लाइव क्लासेस भी हैं, वो सब आपको मिलती है, डेली लाइव क्लासेस भी हो रही हैं। जो सब्सक्रिप्शन की कीमत है, अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है 3000 रुपये प्रति माह में, एंड जब आप कूपन कोड किंजल यूज करेंगे KINJAL तो आपको मिलता है एडिशनल 20% ऑफ, और इसकी कीमत घटकर हो जाएगी करीबन 2400 रुपये प्रति माह।